फिर इस दुनिया में मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से नफ़रत है। मेरा रूममेट जो खर्राटे मार के सोता है। दूसरों की सक्सेस। देख रहे हो भाई, जीत गया। अरे जीत गया। अरे गले लग यार, गले लगना। गले लग, जीत गया ना तू तो। जीत गया ना। खुद के फेलियर। ओह माय गॉड। चेन्नई सुपर किंग्स, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बेसिकली कोई भी क्रिकेट टीम जो येलो जर्सी पहनती है मुझे नहीं पसंद। और इन सबसे ज्यादा नफरत जिस चीज से मुझे है वो है रॉकस्टार मूवी। मुझे मूवी बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब अगर मान लो मेरे पास एक गन होती और मेरे पास टाइम ट्रेवल की मशीन होती तो हिटलर या स्टालिन जैसे बंदों के अलावा मैं जाता रॉकस्टार के सेट पे और वहां पे मैं गोली मारता उस कैमरा को तो शूट कराता। इसका एक्टर बेकार है। इसका डायरेक्टर मुझे पसंद नहीं। इसकी एक्ट्रेस उसने वॉइस ओवर किया था मूवी के अंदर। इसके इसके गाने काफी अच्छे हैं। इसके गानों के बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा इस घर के अंदर तो खास तौर पे। ये थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन था, लेकिन सीरियस दम पे देखा जाए तो मुझे लगता है काफी सारी मूवीज रॉकस्टार से बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल दबंग रॉकस्टार से अच्छी है। सिंघम रॉकस्टार से अच्छी है। हैप्पी न्यू ईयर रॉकस्टार से अच्छी है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान रॉकस्टार से बेटर है। देशद्रोही वो रॉकस्टार से अच्छी है यार। और रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी में देखा जाए तो बॉम्बे वेलवेट रॉकस्टार से कितनी अच्छी है। और बॉम्बे वेलवेट तो मैंने देखी भी नहीं है, मतलब मैंने या किसी ने भी नहीं देखी है। फिर रॉकस्टार से मेरी प्रॉब्लम को समझने से पहले रॉकस्टार की एक बार स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। तो बेसिक स्टोरी क्या है, एक लड़का होता है, वो गिटार बजाता है, उसको रॉकस्टार बनना है। लेकिन रॉकस्टार बनने के लिए उसको बताया जाता है कि उसको चाहिए दर्द। आर्टिस्ट बनने के लिए उसको चाहिए दर्द। तो वो दर्द ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, तभी उसको एक लड़की दिखती है जो कि काफी लड़कों को रिजेक्ट कर रही होती है। तो वो जाता है, रिजेक्ट होके आता है, दर्द की एक्टिंग करता है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद उसकी और लड़की की दोस्ती हो जाती है। वो लोग फिर थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं। लड़की की शादी होने वाली होती है तो उससे पहले वो कुछ एक्साइटिंग चीजें करना चाहती है। उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन लड़की शादी से पहले लड़के के प्यार में पड़ चुकी होती है। लेकिन लड़की को ये पता नहीं है कि वो लड़की से प्यार करता है। फिर लड़के को पता चलता है कि वो लड़की को पसंद करता है। वो अपना गाना छोड़ चुका होता है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उसको फैमिली वाले घर से निकाल देते हैं। वो दरगाह पे जाके गाना गाता है अपने दोस्त से, फिर से वापस मिल दोस्त उसको लगाता है प्लैटिनम म्यूजिक वालों के साथ। उसके बाद फिर वहां से उसका पहला एल्बम निकलता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके जो रिकॉर्डिंग कंपनी है वो जाने वाली है पराग, जहाँ पे लड़की है। और उसका फिर एक बहुत खराब सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिर वो पराग जाता है, पराग जाके वो लड़की से मिलता है। लड़की जिसको अपनी मैरिज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड पे चीट करती है लड़के के साथ। उसके बाद फिर जैसे ही लड़का निकलने वाला होता है तो लड़की को पता चलता है कि अरे मेरी मैरिज भी तो है, मेरी मैरिज भी तो मुझे बचानी है। तो मैरिज बचाने के चक्कर में फिर लड़की को बोलते हैं कि वापस कभी मत आना। लेकिन लड़का तो बेवकूफ है, लड़का चूतिया है। लड़का चले जाता है घर पे उसकी मैरिज की बात छोड़ने के लिए। फिर लड़की और उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़की लड़ाई के आने बेहोश हो जाती है, लड़का जेल में चले जाता है, उसको पुलिस वाले लेके जाते हैं। उसके बाद उसका जो अगला एल्बम है वो हिट हो जाता है क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन लड़का जो है वो पूरी दुनिया से नाराज है। और फिर लड़का अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा। वो फेमस हो गया है, वो गाने वगैरह गा रहा है, वो उसके कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है, लेकिन वो उतना खुश नहीं है तब भी। फिर उसको पता चलता है कि लड़की बहुत बीमार है और लड़की की हालत काफी खराब है। फिर वो लड़का उसके पास जाता है और लड़की ऑब्वियसली क्योंकि ये एक चमत्कारी लड़का है तो वो उसके पास जाता है। लड़की उसके पास आते ही और ठीक होने लग जाती है। सबको लगता है कि अरे ये तो काफी ठीक हो रही है। फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की बेसिकली कोमा चली जाती है। लड़का उदास हो जाता है, वो अपना गिटार भी जला देता है। उसके बाद लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, लड़की मर जाती है। और एंड के अंदर अपने एक सपनों की दुनिया के अंदर ये लोग ऐसे खुश होते हैं। तो स्टोरी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 5 फेज के अंदर डिवाइडेड। पहला फेज है कॉलेज से लेके हीर की शादी तक। दूसरा फेज है हीर की शादी से लेके प्लेटिनम रिकॉर्ड से जुड़ने तक। तीसरा है प्लेटिनम रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद पराग जाने तक। उसके बाद चौथा फेज है पराग से लेके हीर के कोमा में जाने तक। पांचवा और आखिरी फेज है हीर के कोमा से हीर की डेथ तक। तो मूवी स्टार्ट होती है 5th फेज से, यानी जॉर्डन रॉकस्टार बन चुका है। और वो जाता है अपने कॉन्सर्ट में, मतलब वो बाहर कुछ बकचोदी कर रहा था लेकिन वो कॉन्सर्ट पे जाता है। और उसके बाद फिर जो भी मैं गाने से 5th फेज से लेके 1st फेज तक पहुंच जाते हैं हम लोग। फिर 1st फेज पूरा खत्म होता है। उसके बाद गाना आता है फिर से उड़ चला। अब इसी गाने के अंदर मेन प्रॉब्लम है। तो अगर इस गाने की म्यूजिक वीडियो में देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट है। पहला जो कि 2nd फेज में, यानी कि हीर को अब मिस कर रहा है जॉर्डन शादी के बाद। और उसके बाद फिर 3rd फेज वाला आता है, यानी प्लैटिनम रिकॉर्ड से जो सिंगल उसने रिकॉर्ड किया था वो यही गाना है। उसके बाद फिर दिखाते हैं पीयूष मिश्रा की एंट्री और आदित्य राव हैदरी की एंट्री। ये दोनों की एंट्री काफी फ्रैंटिक है, ताकि और बेटर तरीके से किया जा सकता था कि ये दोनों क्या है और आदित्य राव हैदरी पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू क्यों ले रही है। फिर से उड़ चला गाने को बेटर करने का तरीका
बहुत सिंपल सा था। फर्स्ट फेज खत्म हुआ, यानी कि हीर की शादी हो चुकी है, उसके बाद गाना आया फिर से उड़ चला, और गाने को आपने तोड़ दिया बीच में। यानी तभी जब वो पूरी लाइन आती है कि शहर एक से लोग एक से, उस वाली लाइन के बाद वो गाना वहीं पे रुक गया, और वहाँ पे एंट्री होती है पीयूष मिश्रा की। तो वहाँ पे एंट्री होती है अदिति राव हैदरी की, और अदिति राव हैदरी ले रही है पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू थोड़ा-सा लंबा चलता है क्योंकि इस समय जॉर्डन कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। इसमें जॉर्डन 5 में से कोई एक राइजिंग स्टार था। तो उसमें 5 लोग और 4 लोग और हैं जॉर्डन के अलावा। तो वो सवाल-ववाल पूछते थोड़ा-सा, और जॉर्डन के टाइम पे पीयूष मिश्रा को गुस्सा आ जाता। क्योंकि ऑब्वियसली पीयूष मिश्रा उसको पसंद नहीं करता होता ना, तो उसमें गुस्सा आ जाता। उसके बाद सेम रखते। यानी कि खटाना के पास जाती अदिति राव हैदरी, वो फ्लैशबैक उसको बताता पूरा उसका साथ क्या हुआ कि घर से उसको निकाल दिया, और फिर उसने कुन फाया कुन गाया, और क्या फिर वो माँ शेरावाली गाया उसने। फिर उसके बाद प्लैटिनम वालों ने उसको साइन किया, शम्मी कपूर के बोलने पे, और उसके बाद ये गाना डाल दिया फिर से उड़ चला का दूसरा पार्ट, और बाकी पूरी मूवी सेम रखते। ये जो बीच वाला पार्ट था, इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मार्च हो रही है ना, वो और बेटर तरीके से किया जा सकता था। और मुझे लगता है प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि फिर से उड़ चला को इन लोगों ने तोड़ा ना, और मुझे लगता है काफ़ी मूवीज़ ने अच्छे से किया है कि आपने एक ही सॉन्ग को 3 जगह पे तोड़ दिया और उसको दिखाया। जैसे दंगल में ऐसा हुआ था। तो दंगल का जो मेन टाइटल ट्रैक है उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला आता है जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ओपनिंग क्रेडिट पे, दूसरा आता है जब गीता और बबीता अपनी ट्रेनिंग को लेके सीरियस हो जाती है बचपन के अंदर, और एंड में आता है जब गीता और बबीता बड़ी हो चुकी है और उस समय ट्रेनिंग करती हैं। अगर फिर से उड़ चला को वैसे ही 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, पहला जब वो हीर को मिस कर रहा है, और दूसरा जब वो साइन कर चुका है प्लैटिनम रिकॉर्ड्स के साथ, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा होता। अब आते हैं मेरी पर्सनल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम से। अब पूरी मूवी देखा जाए तो लव स्टोरी है, और लव स्टोरी का बेसिकली क्रक्स ये है कि ये हम नहीं कर रहे, ये हमसे कोई करवा रहा है। बेसिकली किसी टाइप का डिवाइन इंटरवेंशन है या डिवाइन चीज़ है जो किनसे करवा रही है। ये चीज़ इतनी बड़ी बुलशिट है ना। लाइक इस पूरी स्टोरी के अंदर एक ही चीज़ डिवाइन थी, वो थी हीर की बीमारी। बाकी हर एक चीज़ किसी ना किसी ने करी है, किसी ना किसी के एक्शन से हुई है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन और हीर का मिलना पराग के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि जॉर्डन ने चूतिया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हीर का चीट करना अपने हस्बैंड पे क्यों हुआ? हीर के कारण। हीर का जॉर्डन को बोलना कि चले जा और मुझसे कभी मत मिलियो क्यों हुआ? क्योंकि जॉर्डन उसके घर में घुस गया था और हीर को अपनी मैरिज बचानी थी। हीर और जॉर्डन का फिर से मिलना क्यों? क्योंकि हीर की बहन जॉर्डन के पास आ गई थी और जॉर्डन उस समय फेमस था। उसके बाद हीर का कोमा में जाना हीर के प्रेगनेंसी के कारण। और लास्ट में मैंने चेक किया तो ये कोई ग्रीक माइथोलॉजी तो चल नहीं रही है कि भैंसो ज्यूस आया ऊपर से और आके प्रेग्नेंट कर गया हीर को। नहीं ना, वो भी तो जॉर्डन ने किया ना। तो इसमें कि डिवाइन इंटरवेंशन कहाँ से है? सारी चीजें तो तुम खुद ही कर रहे हो। मतलब हीर के बीमार पड़ने के अलावा तो भैंसो चूतिया चीजें सारी तुम कर रहे हो, और ब्लेम डाल रहे हो उसका भगवान के ऊपर कि भगवान करवा रहा है। कैसे? सब तूने खुद ने ही नहीं किया। और सिर्फ पूरी मूवी के अंदर हर एक बंदा कभी ना कभी खराब डिसीजन ले रहा है, मतलब मेन 2 कैरेक्टर जो है, और यू वांट मी टू फील बैड अबाउट देम। कैसे भाई, कैसे फील बैड करूं मैं जब मुझे पता है कि इनकी जो भी प्रॉब्लम के कारण ये खुद है। तो हम क्या रहे बुरा कैसे फील कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना अगर तू खुद नहीं करेगा ये चीज तो जैसा बुरी चीज नहीं होगी। तो इसलिए मुझे मूवी का पर्सनली फिलोसॉफिकल लेवल पे बिल्कुल मूवी पसंद नहीं आई। मुझे मूवी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल बहुत गाने अच्छे हैं। क्या मूवी इतनी अच्छी है? नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ मिड मूवी। दबंग इससे वे बेटर है। दबंग के अंदर सलमान खान कम से कम लोगों को पीट तो रहा है। दबंग के अंदर कम से कम एक फैमिली ड्रामा तो चल रहा है। दबंग के अंदर वाला सीन कितना इमोशनल है, जहाँ पे सलमान खान को अपने भाई को पीटना पड़ा क्योंकि उसके भाई ने किसी बंदे को पीट दिया था क्योंकि उसका बिजनेस खराब चल रहा था। वो सीन ज्यादा इमोशनल था कंपेयर टू ही की डेथ से। मुझे बिल्कुल मूवी पसंद नहीं आई यार ये। और मुझे पता है कि काफी लोगों को रॉक से बहुत पसंद है। लोगों को लगता है कि ओए जॉर्डन का ऐसा कैरेक्टर है, ओए हीर। कुछ लोगों ने तो मैंने अपना नाम ही जॉर्डन रख लिया है, लाइक फकिंग ग्रोन एस मैन नेमिंग देमसेल्व्स आफ्टर अ फकिंग मूवी कैरेक्टर, जो कि ये तो चूतिया कैरेक्टर है। मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज़ द कैरेक्टर इज अ फकिंग वीक एस बिच एस ह्यूमन बीइंग। ऐसे लोग रियल लाइफ में भी मुझे पसंद नहीं आते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको रॉकस्टार पसंद है तो बताओ वो रॉकस्टार क्यों पसंद है, और गानों का वो मत देना क्योंकि गाने मुझे भी पसंद है मूवी के। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाय।